क्योंकि सारे जितने भी सरकारी जिनको आप कह रहे हैं, चाहे वो सरकारी सिस्टम के सीखे हुए व्यापारी हों, चाहे उस सरकारी सिस्टम के पढ़े लिखे विद्यार्थी हों, चाहे उस सरकारी सिस्टम में काम करने वाले लोग हों, चाहे पैसे के दम पर बाजार को खरीदने वाली आपकी पत्नियां हों, आपके बच्चे हों, आपके पड़ोसी हों, ये सब सरकारी हैं। ये मौका मिलते ही किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। खुद भी मरेंगे, दूसरे को मरवाएंगे, क्योंकि हम समाज को फिर से दोबारा स्थापित करना चाहते हैं और करेंगे। क्या चाहे सरकार सुनती हो, चाहे रॉकफेलर रोथस्चाइल्ड सुनता हो, चाहे बिल गेट्स सुनता हो, चाहे ब्रिटेन की महारानी तक ये वीडियो पहुंचा दो, व्यवस्था स्थापित करेंगे। तुम्हारे दिन पूरे हो चुके, तुम्हारे दिन पूरे हो चुके। वो जुड़े हैं तो हम अपनी बात आगे रखें। आज के दिन में जो चल रहा है उस पर इंफॉर्मेशन देने वाले तो बहुत से लोग हैं। कोरोना क्या है, कोरोना क्यों है, इस पर हर आदमी कन्फ्यूजन में है। अपने अपने हिसाब से सब इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन दूर कर भी रहे हैं, सच बता रहे हैं, इसमें कोई चूक नहीं है कि किस तरह से, चाहे एजेंडा 2030 के तहत ये हो रहा है या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत हो रहा है, बात एक ही है। क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विश्व सत्ताओं का एक आदेश है और उस आदेश को इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है उसे एजेंडा 2030 कहा जाता है। उसी का एक चरण है कि वैक्सीन, उसी का एक तरीका है डीपॉपुलेशन, उसी का एक तरीका है लॉकडाउन, उसी का एक तरीका है हमारी आपकी गुलामी। सबसे पहला सवाल, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन हमेशा कारण से आता है, परिणाम से नहीं आता। क्योंकि जब तक हम कोई कारण नहीं ढूंढ लेते तब तक समाधान ढूंढना बहुत मुश्किल है। आज जो समस्याएं इस दुनिया में चल रही है और उनके समाधान बताने वाले जितने भी लोग हैं, अक्सर हमने देखा है कि जो कारण देखकर परिणाम की बात और परिणाम के बाद सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, उनको अक्सर तवज्जो थोड़ी कम दी जाती है। क्योंकि समझने वालों की क्षमता कम होती है और पीछे चलने वालों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए आज जो हो रहा है उसमें समझाया ज़्यादा जा रहा है और किया कम जा रहा है। लोगों का मानना है कि लोग आएंगे तो हम कुछ करेंगे, हमारा मानना है कि हम कुछ करेंगे तो लोग आएंगे। लोग कौन? जिनकी ज़रूरतें सेम होती है, जिनकी आवश्यकताएं बराबर होती है, जिनकी आवश्यकता पूर्ति करने के तरीके भी बराबर होते हैं, वो एक समुदाय होता है। आज दुनिया भर के ग्रुप चल रहे हैं। हमारा भी 2 दिन का एक एक्सपीरियंस रहा। दुनिया भर की राय दी जा रही है, लेकिन वो राय दुनिया भर की नहीं है, वो सबकी केवल एक राय है। आज के दिन में इस पूरे परिवेश में केवल 2 तरह की राय है और सदा से 2 ही तरह की राय रही है। संजय पाटिल जी नमस्कार। एक राय तो वो है जो चींटी अपनाती है और दूसरी राय वो है जो गौशाला में बंधी हुई गाय अपनाती है। ये दोनों चीज़ें आपने देखी होंगी, इसलिए मैं कोई ऐसा उदाहरण नहीं दूंगा कि अमेरिका ड्रोन बना रहा है या वो कुछ और बना रहा है, कोई सैटेलाइट बना रहा है। जो चीज़ें आप रोज़ देखते हैं, जो हवाई नहीं है, जो कल्पना नहीं है, यदि उसके आधार पर हम प्राकृतिक व्यवस्था को समझना चाहें तो वो बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि विज्ञान और तकनीक को छोड़कर जीना मुश्किल है। बिल्कुल मैं मानता हूँ विज्ञान और तकनीक को छोड़कर जीना मुश्किल है, लेकिन इस दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान प्रकृति है। आप सोच कर देखिए,
हमारे आपके शरीर के साथ कोई तार नहीं जुड़े हुए। पूरी दुनिया की सबसे जटिल मशीन यदि कोई है तो वो जीवों का शरीर है। कार को मनुष्य ने बनाया है, दुनिया भर की मशीनें बनाई, फिर एक मशीन बनी, फिर उससे कार बनी। उस कार में अगर कोई छोटी सी भी खराबी आ जाए तो उस खराबी के लिए हम मैकेनिक के पास जाते हैं, एक्सपर्ट के पास जाते हैं। लेकिन ये जो जीवों का शरीर है उसके लिए प्रकृति में ऐसे औषधियों के रूप में ऐसे मैकेनिक बिठाए गए हैं कि यदि हम उनका प्रयोग करते रहें, यदि जीव जंतु उनका प्रयोग करते रहें तो ये मशीन कभी खराब ही नहीं होती। तो हम कौन से विज्ञान पर भरोसा करें? मानव द्वारा बनाए गए उस आर्टिफिशियल विज्ञान पर जिसकी थ्योरी, जिसमें अपग्रेडेशन हर 5-7 साल में होते हैं, या उस प्रकृति के विज्ञान पर जिसमें आज तक कोई अमेंडमेंट हुआ ही नहीं? मानव शरीर करोड़ों से वैसा ही है, गाय का शरीर करोड़ों साल से वैसा ही है, चींटी का शरीर करोड़ों साल से वैसा ही है। लेकिन जब हम मोबाइल पर देखते हैं तो आज से 20 साल पहले मोबाइल आया था तो उसकी लंबाई 12 इंच 14 इंच थी। उसके बाद अपग्रेड होता गया, वो 4-6 इंच का हो गया। हो सकता है आगे ऐसा हो कि आपके जेब में 1 इंच का टुकड़ा रखा हो और वो मोबाइल का काम भी कर दे। किंतु मानव का जो शरीर है, हमने उसे छोटा तो कर लिया, किंतु जितना वो छोटा हुआ उसकी क्षमता कम होती चली गई, वो बीमार होता चला गया। पशुओं के शरीर है, कुपोषण के चलते, अपोषण के चलते छोटे तो होते चले गए। तो हम कौन से विज्ञान पर भरोसा करें? जो प्रकृति जनित विज्ञान है उस पर, या जो मनुष्य जनित विज्ञान है उस पर? प्रकृति जनित जो विज्ञान है वो एक दूसरे का पोषण करता है, और मनुष्य जनित विज्ञान है वो एक दूसरे का शोषण करता है। प्रकृति के विज्ञान में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। देखिए, जितने भी पंप सेट इस दुनिया में बने, चाहे वो सबमर्सिबल हो, मोनोब्लॉक हो, हाथ से चलाने वाला हैंड पंप हो, उनका काम होता है ज़मीन से पानी को निकालना और ज़मीन की सतह पर लाना। जैसे जैसे पानी नीचे जाता है तो आपको पाइप नीचे डालनी पड़ेगी, आपको खड्डा गहरा खोदना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, और अधिकतम मात्रा में पानी होगा तो ही आपको मिलेगा। किंतु इस दुनिया में इतने पेड़ हैं कि जहां पानी होता है उनकी पाइपें अपने आप वहां ढूंढती है। थोड़े से पानी को जमीन में से उसके फिल्टर सोख लेते हैं। वो पानी के अतिरिक्त और दूसरी चीज जो उसके काम की चीज है उसको सोखती है, जो बिना काम की चीज है उसको सोखती नहीं। और फिर उसके हर छोटे से छोटे पत्ते तक इतनी बारीक नलियां उसमें लगी हुई है कि उन नलियों के जरिए उस पेड़ की चोटी तक, अंतिम छोर तक वो पानी पहुंचता है। तो आप कौन से सबमर्सिबल पर विश्वास करें? कौन से को जीवन में अपनाएं? वो सबमर्सिबल जो प्रकृति ने बनाया, या वो सबमर्सिबल पंप सेट जो मनुष्य ने बनाया? अब इस प्रकृति के अनुसार जब कोई दिक्कत आती है तो क्या किया जाता है ताकि आज की दिक्कत आ रही है उसके संबंध में हम क्या निर्णय लें, क्यों लें, और उस निर्णय का आधार क्या हो? मैंने 2 झुंडों का जिक्र किया था। एक झुंड होता है चींटी का, और दूसरा झुंड वो जो आज के दिन में गोमाता गौशाला में बंद कर दी गई है। चींटी के झुंड पर मधुमक्खी के छत्ते के जब आसपास आप जाओगे तो वो आपको सिग्नल देती है, आप दूर रहिए। चींटी के बिल के पास आप चले गए, आप जाके खड़े हो गए, तो वो चींटियां सबसे पहले तो आपके पैरों के ऊपर चढ़ के आपको सुलसुलाना शुरू करेगी। आपके पैर पर चलने से आभास होगा कि भैया नीचे किसी का घर है, नीचे कोई है, आप यहां से हट जाइए कि आप गलत फहमी में तो नहीं आ गए। अब अगर आप वहां से दूर चल देते हैं और उस चींटी को झिड़क देते हैं तो वो वहीं नीचे रह जाएगी। लेकिन अगर आप उसके बाद भी खड़े रहे तो वही चींटियां आपको डंक मारना चालू कर देगी।
वो चींटियां ना ही तो किसी संविधान को मत जानती है, ना उसे मानती है, ना ही वो चींटियां किसी दूसरे की प्रतीक्षा करती है कि कोई लाख आएंगे, कोई 2 लाख आएंगे, कोई 10,000 आएंगे, कोई 2 आएंगे तब हम कुछ कहेंगे। वो प्रोटेस्ट नहीं करती और ना ही वो प्रोटेस्ट करने के लिए किसी को बुलाती है, ना ही वो किसी के आदेश की प्रतीक्षा करती है, ना ही उसे किसी सजा का डर है। क्योंकि यदि मनुष्य के पैर पर चींटी चढ़ रही है और वो काट रही है तो वो मसली ही जाएगी, उसे मरना है हर हालत में। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें जो सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ा गुण जो उसके पास है वो है निर्भयता। दूसरा जो उसका गुण है वो है उसकी कर्तव्यपरायणता। उसे ये पता है कि झुंड की रक्षा के लिए उसे अपना काम करना है, परिणाम क्या होगा ये उसकी क्षमता पर निर्भर करेगा। और वो इतना निर्णय क्यों ले पाती है? क्योंकि वो अपने झुंड के मुखिया के अनुसार चलती है। वो सारा दिन परिश्रम करती है और उस परिश्रम से उसके शरीर में कार्य क्षमता और उसकी बुद्धि में निर्भयता आती है। दूसरा नंबर आता है, गायों का एक बाड़ा बना रखा है। अब उस बाड़े में अगर चारा डालें तो वो सारी उस चारे की तरफ दौड़ती है, लेकिन अगर आप चारा ना डालें तो वो सिर्फ रंभा रंभा कर आपको बुलाने की चेष्टा तो कर सकती है, किंतु उन लकड़ियों को तोड़ने की कोशिश भी कम करती है। और जैसे जैसे मानसिक रूप से वो कमजोर होती चली गई, जब उसने ये समझ लिया कि दुनिया इस बाड़े के अंदर ही है, तो वो हर समाधान उस बाड़े के अंदर ही चाहती है। चींटियों का कोई बिल है और अगर पानी भर गया, या पानी भर गया तो दूर की बात है, जब उसे अंदेशा हो गया कि पानी भर सकता है तो वो अपने अंडों को लेकर ऊपर की जगह पर चढ़ने लग जाती है और अपने अंडों को सुरक्षित करने का कार्य कर देती है। क्योंकि उसमें निर्णय लेने की क्षमता है, उसमें यह भी क्षमता है कि उसने क्या किया, उसमें यह भी क्षमता है कि उसे क्या करना है। अब मैं आता हूं वैक्सीन क्यों ली है, क्यों ली जानी है और क्यों दी जा रही है और बचेगा कौन। सबसे पहले तो हमें ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बचेगा कौन और कैसे। जब तक ये नहीं पता होगा कौन बचेगा कैसे बचेगा, तब तक हम चारों तरफ नहीं सोच सकते, उसका निर्णय नहीं ले सकते। जब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा हितैषी कौन है, जब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमसे लाभार्थी कौन है, तब तक हम ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कि हमें करना क्या है। हाँ जी, अरुण इमरसन वर्मा जी, कि लोग आजकल सही स्थिति और विचारों के साथ जाने की बजाय गलत विचारों का अनुगमन जल्दी करते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और अपडेट कर देता हूँ। देखिए, लोग विचारों के साथ जाने की चेष्टा करते हैं। अब उनमें खुद में कैसे विचार हैं वो उन्हीं का अनुगमन करते हैं। 8-7 साल के, 8-9 साल के, 10 साल के बच्चे में केवल सीखने की क्षमता होती है, रटने की क्षमता होती है, अनुसरण करने की क्षमता होती है। इसलिए 8-9 साल के बच्चे में जो बेस हमने डाल दिया, जो प्राथमिक चीज़ें उसे सिखाई, उसके बाद केवल वो वही सीखेगा जो उनसे मैच करेगी। और विचारों के अनुसार जिसमें जितनी विचारों की समझने की क्षमता होती है वो उतना ही समझ सकता है। यदि आप चोर को कहें कि भैया चलो गाय पालते हैं, वो आपकी नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसके विचार सिर्फ इतने हैं कि शॉर्टकट में गया, किसी का सामान उठाया और प्रयोग कर लिया। यदि आप किसी गाय पालने वाले को कहते हैं कि चलो मुर्गी फार्म करते हैं और फिर पोल्ट्री का काम करेंगे, मुर्गे पालेंगे, काटेंगे और बेचेंगे, वो नहीं कर सकता। क्योंकि उसने गाय के साथ रह के जो सीखा कि किस तरह से प्राणी मात्र पर दया करनी है, प्राणी मात्र की रक्षा करनी है, प्राणी मात्र का पोषण करना है, इसलिए वो किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता। यदि आप एक ट्रेंड पुलिस अफसर से कहें कि चलिए कस्सी लेते हैं और खड्डा खोदते हैं, और ऊपर से वो एक आईएएस है,
राम राज्य सत्य है, सत्य ही गत्य है। वो एक आईएएस है, यदि आप उनसे कहें कि चलिए गड्ढा खोदते हैं, तो उसकी मानसिकता नहीं है, उसकी मानसिकता आदेश देने की हो गई। उसने केवल यही सीखा है कि यदि डीजीपी उससे कहेगा कि खड्डा खोद दे तो वो कोशिश ये करेगा। उसने पूरे तंत्र में यही सीखा है कि अगर एक एसपी को डीजीपी ने कह दिया है कि एक वहां खड्डा खोद दो, डीजीपी उसको ये आदेश नहीं देता कि तुम खड्डा खुदवा दो, डीजीपी उसको कहेगा तुम खड्डा खोद दो। तो वो क्या करेगा, डीएसपी को बुलाएगा और डीएसपी को कहेगा कि खड्डा खोद दो। डीएसपी इंस्पेक्टर को बुलाएगा कि खड्डा खोद दो, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को, वो एएसआई को, वो हवलदार को, और लास्ट में आएगा अंतिम सिपाही। अब सिपाही को कहेगा खड्डा खोद दो, तो सिपाही देखेगा कि कोई होमगार्ड है क्या। यदि कोई होमगार्ड है तो वो होमगार्ड को कहेगा कि खड्डा खोद दो, और यदि होमगार्ड के पास भी नीचे कोई मजदूर है जो उसके शोषण में आ सकता है, जिसने वहां चाय की दुकान कर रखी हो, जो थाने से कमा कर खा रहा हो, तो वो उसको पकड़ के लाएगा और फिर उससे कहेगा खड्डा खोद दो। अब यदि उसकी सामर्थ्य इतनी है कि वो एक आदमी की दिहाड़ी दे सकता है, तो वो एक आदमी की दिहाड़ी देगा, और फिर वो किसी दिहाड़ीदार को, जिसे काम करके अपना जीवन चलाने की आवश्यकता है, जिसको ये पता है कि तू खड्डा खोदेगा, परिश्रम करेगा, कस्सी बजाएगा, तभी शाम को तेरे परिवार की रोटी चलेगी, वो व्यक्ति आएगा और वो खड्डा खोदेगा। जरूरत किसको महसूस हुई थी? डीजीपी को। खड्डा किसने खोदा? जिसको खड्डा खोदने की जरूरत थी। अब यहां समझने की बात केवल इतनी है कि जिसको गड्ढे की जरूरत है वो गड्ढा खोदने की प्लान बना रहा है, और जिसको गड्ढा खोदने की जरूरत है वो उस प्लान का इंतजार कर रहा है कि कोई उसे बताए कि गड्ढा कहां खोदना है और उसके बदले में उसे कुछ प्राप्ति हो। इसलिए आज जो सिस्टम चल रहा है उसमें जिसको गड्ढा खोदने की जरूरत है वो तो इस आदेश में बैठा है कि उसे कोई बताए गड्ढा कहां खोदना है, और जिसको गड्ढे की जरूरत है वो ये देख रहा है कि गड्ढा खोदेगा कौन। अब इस पूरी व्यवस्था के चलते हुए हम ज्ञान किसको दे रहे हैं? यहां जो समझने और समझाने की बात चल रही है, तो यहां डीजीपी कह रहा है एसपी को कि गड्ढा खोदो। अब डीएसपी की सामर्थ्य नहीं है, एसपी की सामर्थ्य नहीं है गड्ढा खोदने की, तो वो क्या करेंगे? वो ढूंढते घूम रहे हैं कि कोई उनके लिए गड्ढा खोदे, क्योंकि जो आदेश देने वाले हैं अगर आप उन्हीं से चिट्ठी लिखेंगे तो भैया उन्हें तो पहले ही पता है कि यही हम करवा रहे हैं, तो फिर उनसे चिट्ठी लिखने का फायदा क्या हुआ? आरटीआई का जवाब तो ये लोग दे नहीं रहे, कोर्टों में ये कोर्ट तक को मिसलीड कर देते हैं, और कोर्ट में बैठा हुआ जज कभी भी फैसले को बदल देता है। एक तरफ तो कहते हैं कि हम राजीव दीक्षित के फॉलोवर हैं, राजीव दीक्षित को जानते हैं, एक तरफ कहते हैं कि भारत का संविधान विदेशी है, भारत की जनता को लूटने के लिए बनाया गया है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि उसी संविधान का पालन करने वाले लोगों को ही कहिए कि वो आपकी समस्या का समाधान करे। तो भैया ये समस्या दी हुई किसकी है? जिसने दर्द दिया उसी से आप दवा मांग रहे हैं। अगर उसे आपका इलाज करना होता तो वो आपको जख्म देता ही क्यों? दूसरा नंबर आता है, एक ग्रुप और है जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, अपने ज्यादा किसी को बुद्धिमान मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि पहले हम कानून बनाएंगे ताकि हम इस पूरी सरकारी मशीनरी को, इस नेता को, अधिकारियों को, सीएम को, पीएम को हम वापस बुला सके। भैया आज के दिन में सर पे वैक्सीन लग रही है, 25 साल 20 साल से तुम इस विषय पर लगे हुए हो, 2 आदमी तुम्हारे कहने से ना वोट दे रहे हैं, ना 2 आदमी तुम्हारे कहने से तुम्हारे साथ आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कानून लागू कैसे होगा? आज के दिन में आवश्यकता कानून लागू करने की है या जो हो रहा है उसे रोकने की? और जब कानून लागू करने की बात भी आती है
तो सबसे पहले तो आप एक ऐसे आदमी को सीएम बनाइए, क्योंकि राइट टू रिकॉल की जरूरत कब पड़ेगी? जब व्यक्ति अपने काम करने की मंशा ना रखता हो। आप रिकॉल तो उसे ही करेंगे ना, या फिर हर उस अच्छे आदमी को भी रिकॉल कर देंगे? तो फिर सबसे पहले तो नालायक को बिठाया ना जाए, उसके लिए बात की जाए। लेकिन चलिए, ये इस मुद्दे से, वैक्सीन से हटके है। तीसरा नंबर, अधिकांश लोग आज के दिन में ज्ञान बांट रहे हैं कि जी सब कुछ गलत है, हमें लड़ना तो है, हमें सरकार से लड़ना तो है। ठीक है जी, लड़िए, लेकिन लड़ने का तरीका यह है कि कम से कम 2 करोड़ लोग दिल्ली में पहुंचे, तब सरकार झुकेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जागरूक करिए। 10 साल हो गए हमें और लोग हमारी सुन नहीं रहे हैं। यानी एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 10 साल से लोग हमारी सुन नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बिना 2 करोड़ लोगों के दिल्ली वाले आपकी बात मानेंगे भी नहीं। चलो हम मान लेते हैं कि 2 करोड़ लोग इकट्ठा होकर दिल्ली पहुंचेंगे तो वो मान भी लेंगे। तो उन लोगों को एक बात बता देता हूं, करपात्री महाराज ने सारे साधु संतों के साथ इकट्ठे होकर इंदिरा गांधी के समय में गो हत्या रोकने के लिए, संसद का घेराव करने के लिए लाखों आदमी लेके चले थे, और वहां गोलियां चली थी। और सामान्य व्यक्ति की तो छोड़िए, धर्म के नाम पर अपने जीवन के सारे सुख त्यागने वाले साधुओं के खून से दिल्ली की संसद लाल हो गई थी। उन्होंने साधुओं को तो छोड़ा नहीं। तुम्हारी औकात क्या है? दूसरी बात, भाई 2 करोड़ लोग आपके साथ चलेंगे क्यों? पूरे देश में मुश्किल से 2%, मैं भारत की बात कर रहा हूं, पूरे भारत में मुश्किल से 2-3% लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन गलत है। जिन्होंने इस बात पर किसी ने विचार दिए कि वैक्सीन गलत है, क्योंकि इन लोगों में से कोई भी वायरोलॉजिस्ट नहीं है, इन लोगों में से किसी ने भी वैक्सीन बनाई नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हीं लोगों के द्वारा दी गई है जो वैक्सीन बना रहे हैं। कुछ उनके कंटेंट्स हैं, कुछ उनके कोजन्स हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, और वो उन दवाओं पर ही लिखे हुए हैं कि साइड इफेक्ट में डेथ तक आती है, या इसमें फेटल बोवन सीरम के तौर पर गोमाता को काट के उसके बछड़े को मिलाया गया है। सरकार ने भी आरटीआई में ये स्वीकार किया है। इसलिए लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। लेकिन भैया, तुम 2% लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते, तुम्हें 2 करोड़ लोग कम से कम दिल्ली में चाहिए। 2 करोड़ लोग दिल्ली में होने का मतलब है कि भारत के हर शहर में 20-30 लाख आदमी हों। यहां तो झगड़े इस बात पर हो रहे हैं कि वैक्सीन मुझे पहले दी जाए, क्योंकि मेरे गांव में पीएचसी है। मैंने 2 दिन पहले जब मैं यहां आया तो मैंने यहां देखा था कि पीएचसी में वैक्सीन लगवाने वालों की लाइन लगी पड़ी है। लड़ाई, पुलिस बुलानी पड़ी केवल इस बात के लिए कि वैक्सीन पहले मुझे दी जाए। तो यहां तो लोग इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि वैक्सीन पहले मुझे दी जाए, तुम इस बात के लिए लड़ रहे हो कि 2 करोड़ लोग इकट्ठे किए जाएं। तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम्हारा पड़ोसी नहीं है, तुम्हारी जेब में इतना किराया नहीं है कि तुम खुद आ सको और दूसरे को ला सको। सिर्फ इतना है कि ग्रुप बना लिया, उसमें बैठ गए, बैठ के चैट करने लग गए, सारी बातें अच्छी अच्छी बता दी, सारी कमियां गिनवा दी, और लास्ट में कहा कि 2 करोड़ लोग होंगे तो दिल्ली जाके करना है। भाई 2 करोड़ लोग तुम दिल्ली पहुंच जाओगे तो क्या करोगे? किसान आंदोलन में किसानों ने क्या कर लिया? पिट लिए, मुकदमे हो गए, और मुकदमे वापस कर दिए सरकार ने, तो बोला हमारी जीत हो गई। यही तुम्हारे साथ होना है। करोगे क्या? नहीं समझ आता। जानते क्यों? क्योंकि परिश्रम करना छोड़ दिया। अब जैसे ही शरीर से परिश्रम करना छोड़ दिया, तो परिश्रम करना छोड़ते ही इच्छा शक्ति कमजोर हो गई, आत्मविश्वास कमजोर हो गया। और अंग्रेजों ने केवल 2 ही जो आपकी नैसर्गिक ताकतें हुआ करती थी, इस पूरे एजुकेशन सिस्टम ने, इस पूरे प्रशासनिक तंत्र ने सामाजिक तंत्र को पूरी तरह से खत्म करके केवल 2 ही काम किए हैं। आपका सबसे पहला धन था निर्भयता, निडरता, वो समाप्त कर दी।
इसलिए हर कोई डरा हुआ है, और डरा हुआ व्यक्ति कभी क्रांति नहीं कर सकता। डरा हुआ व्यक्ति कभी युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि युद्ध में और क्रांति में अटैक करना पड़ता है। इसलिए डरा हुआ आदमी अटैक नहीं करेगा, केवल डिफेंस के चक्कर में रहेगा। वो मौके तलाश करेगा, मौके बनाएगा नहीं। और दूसरा काम था आपकी कर्मठता। तो उन्होंने केवल निकम्मों की फौज तैयार कर दी, जो ये चाहते हैं कि गड्ढे की जरूरत उन्हें है और खोदने के लिए कोई और मिले। अब सरकार के पास तो रुपया है जो वो छाप रही है, अब वो रुपया देने की एवज में किसी से भी गड्ढा खुदवा सकती है, और उन गड्ढे खोदने वालों ने ही अब तुम्हें आके गड्ढे में धकेलना चालू कर दिया। तो भैया तुम्हारे पास क्या है जिससे कोई दूसरा तुम्हारे साथ आए? लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि समझ में अगर आ भी जाए तो दिक्कत ये होती है कि करें क्या। जितने भी मेरे साथी हैं, जब उनसे बात होती है तो मैं अक्सर कहता हूं कि मजा तो अब आना चालू है। कैसे मजा आना चालू है कि भैया कल तक जो ये सोच रहे थे कि मजे आ रहे हैं, तब हम उन्हें एक बात कहा करते थे, हमें खतरे का अंदाजा है पर हमारे घर में दरवाजा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाजा है पर तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। अब हमें खतरे का अंदाजा था तो हम खतरे के बीच में समाधान ढूंढ रहे थे, और जिनको खतरे का अंदाजा नहीं था वो आनंद ले रहे थे। ये नहीं पता था कि बारूद के ढेर पर बैठे हैं, जब तिल्ली लगेगी तो कहां जाओगे। इसलिए हमने रास्ते ढूंढे, चलने की कोशिश की, दूसरों को साथ लेने की कोशिश की, तो हमें उतने लोग भी नहीं मिले जिनकी हमें आवश्यकता थी। किंतु जब इस बारूद की बत्ती में तिल्ली दिखाई और उसमें से चिंगारी निकली, धुआं निकलना चालू हुआ, तो हमारे जैसे लोग सोचने पर मजबूर हुए, और जिन जिन में डिसीजन लेने की क्षमता थी उन्होंने डिसीजन ले लिया। बाकी तो आज भी घर में बैठ के यही सोच रहे हैं कि उनके लिए कोई फायर ब्रिगेड लेके आएगा और इस आग को बुझाएगा। इसलिए यहां जो इस आग को बुझाने के लिए पहले इस आग से दूर जाएगा, उसके बाद इस पर पानी डाल सकता है। यदि इस आग के ढेर पर बैठे रहे और इसी को आप ये बहादुरी दिखाते रहे, तो ना तो ये आग बुझेगी और ना आप बचेंगे। क्योंकि जब आग लगती है तो सबसे पहले उस आग के दायरे से बाहर निकलना पड़ता है। आपको पानी तभी मिलेगा, क्योंकि पानी में आग नहीं लगती। आपके पास पानी होता तो ये आग लगती नहीं, आप बुझा देते, टेम्परेचर ठीक रहता। लेकिन ये विज्ञान का सिद्धांत है कि आग कितने टेम्परेचर में लगती है। अब अगला नंबर आता है कि आखिर ये आग लगाई क्यों गई, जो मेरा असली मकसद था। पहले इन लोगों ने लगभग 1750 ईस्वी 1757 ईस्वी में ये ऑटोमेटिक मशीनों का इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। तब से जंगल कटने चालू हुए, पहाड़ कटने चालू हुए, वरना करोड़ों साल से पृथ्वी चल रही है। जब मनुष्य ने पत्थर का प्रयोग जंगली जानवरों से रक्षा के लिए हथियार बनाने पर चालू किया, तो उसने पत्थर तोड़े नहीं, टूटे हुए पत्थरों का प्रयोग किया। उसने पत्थर तोड़ने की तकनीक नहीं बनाई, उसने टूटे हुए पत्थर के टुकड़ों को अपने हिसाब से प्रयोग करने के लिए पत्थर के टुकड़े ढूंढे, जो कभी नदियां तोड़ती थी या किसी और कारण से टूट के नीचे आते थे। उसने पेड़ों को काटा नहीं, उसने सूखे हुए पेड़ों की लकड़ियों से अपनी व्यवस्था बनानी शुरू की, अपने हथियार बनाए, अपने औजार बनाए, और करोड़ों साल से ये धरती चली आ रही थी। भारत में चाहे कितने ही बड़े राजा हुए, कितने ही प्रतापी राजा हुए, उन राजाओं ने कभी भी जंगलों पर, पहाड़ों पर, नदियों पर अपना अधिकार नहीं जताया, और ना ही जनता को उन पर अधिकार करने दिया। ना ही तो नदियों के रास्ते रोके गए, ना हवाओं के रास्ते रोके गए, और ना ही जंगल में किसी को जाने से मना किया। और जब जंगल से लोगों की आवश्यकता पूरी हो रही थी, तो उन्हें एक ही बात बचपन से सिखाई जाती थी, बेटा पेड़ का पत्ता तोड़ना भी पाप है, और वो पाप हमसे ना हो इसलिए हम प्रकृति की पूजा करते थे। अब नंबर आता है
कि जब ये 1757-58 में क्रांति चालू हुई तो इस क्रांति में क्या किया कि एक नया सिस्टम लगाया गया, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद। अब उस सकल घरेलू उत्पाद का बढ़िया नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये जितने भी यहूदियों की संतान है, इन्होंने एक बात दिमाग में डाल ली, एक किताब लिख दी उस एक हरामखोर ने, और उस किताब में लिख दिया गया कि धरती तुम्हारी संपत्ति है। तो ये पहाड़ भी प्रकृति ने तुम्हारे लिए बनाए हैं, ये पेड़ भी तुम्हारे लिए बनाए हैं, ये नदी भी तुम्हारे लिए बनाई है, जमीन के नीचे जो कुछ है वो भी तुम्हारे लिए है, जमीन के ऊपर है वो भी कुछ तुम्हारे लिए है। अब मनुष्य भी तुम्हारे लिए है, पशु भी तुम्हारे लिए है, पेड़ पौधे भी तुम्हारे लिए हैं। तो इन्होंने उनके साथ रहने की बजाय, उनके साथ जीने की बजाय उनके जीवन को ख़त्म करके अपना जीवन नरक बनाने की तैयारी कर ली, जिसे औद्योगिक विकास कहा गया, जिसे टेक्नोलॉजी कहा गया। अब प्रकृति के द्वारा पैदा की गई टेक्नोलॉजी की बजाय ये चंद लोग एक समुदाय बनाकर बाकी जनता को मूर्ख बनाते गए, और बाकी जनता कभी कार की जय जयकार करती गई, कभी जहाज़ की जय जयकार करती गई, कभी मोबाइल की जय जयकार करती गई, कभी जूसर मिक्सर ग्राइंडर की जय जयकार करती गई, और प्राकृतिक विज्ञान को छोड़कर मानव जनित विनाशकारी विज्ञान को अपनाते गए। और जैसे जैसे ये अपनाते गए तो जब पहाड़ टूटे तो प्रकृति के रुख में बदलाव आते गए। जब कारें बनी तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी। ये दुनिया भर के उत्पाद जो इन्होंने धन के नाम पर पूरी दुनिया को गुलाम बनाने के लिए बनाए, उससे इन चलती हुई फैक्ट्रियों का धुआं वातावरण में मिलता गया, पानी में मिलता गया, जिससे पानी का प्राकृतिक कार्य खत्म हो गया, जीव मर गए। हवा में प्रदूषण के रूप में हानिकारक विषैली गैसें बनाकर घोली गई। अब उन गैसों का परिणाम ये हुआ कि वातावरण में गर्मी बढ़ती चली गई, क्योंकि जो कोयला कभी जमीन के नीचे सुरक्षित था और वो पर्यावरण में अपना योगदान दे रहा था, उस कोयले को जब बाहर निकाला गया तो धरती के अंदर वैक्यूम हो गया, और वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलकर वायुमंडल में फैला दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बनाकर। तो वायुमंडल की ग्रेविटी घनत्वता बढ़ गई। अब घनत्वता बढ़ने के बाद ये हरामखोर आपको कभी नहीं बताएंगे, ग्लोबल वार्मिंग की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि जैसे ही वायुमंडल का घनत्व बढ़ा, उसमें गैसों का घनत्व बढ़ा, तो धरती पर अननेसेसरी प्राकृतिक दबाव बढ़ता चला गया। क्योंकि जैसे जैसे गैसें भारी होती जाएंगी, गैसों में दूसरे ठोस तत्व मिलते जाएंगे, तो वो ठोस तत्व मिलने के कारण धरती पर चारों तरफ से दबाव बढ़ना चालू हो गया। और किसी भी चीज़ पर जब दबाव डाला जाता है तो उसका तापमान बढ़ता है, वरना कार्बन डाइऑक्साइड कोई गर्म गैस नहीं होती, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होती है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है। अब जैसे जैसे वो घनत्व बढ़ रहा है, वैसे वैसे धरती पर दबाव बढ़ रहा है, और वो दबाव ही इस तापमान, बढ़ते हुए तापमान का, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। उस बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब इन लोगों को ये लगने लगा है कि सबसे पहले मरोगे भी तुम ही, क्योंकि सुबह से शाम तक काम कुछ करते नहीं, यूरोप में रहते हैं, बाकी पूरी दुनिया में जीने की औकात नहीं, गर्मी में अगर आ गए तो वैसे मर जाएंगे। और अब अगर यूरोप में तापमान बढ़ गया, ग्लेशियर पिघलेंगे, तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ते ही ये लोग डूब जाएंगे। क्योंकि जब से मानव जनित पंप सेट आया, आप देखिए जंगलों में बारिश होती है तो बारिश होती है, नहीं होती तो नहीं होती, लेकिन वहाँ पेड़ कभी नहीं सूखते, बीज कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि बड़े पेड़ नीचे से पानी निकालते हैं और ऊपर पानी छोड़ते हैं, और उसी छोड़े हुए पानी से वहाँ की वनस्पति पूरा साल पलती है। लेकिन मनुष्य ने जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकालने के लिए मनुष्य को प्रेरित किया गया, मैं नहीं मानता कि किसान पानी खराब करता है, मैं ये मानता हूँ कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पानी खराब करती है। क्योंकि जब से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने धान, गेहूँ और गन्ने की बिजाई शराब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करवानी चालू की, उस दिन से किसानों ने ज़मीन का दोहन
चालू किया और वो ज़मीन के नीचे का अंडरग्राउंड वाटर जब बाहर डाला गया तो वो वाष्पीकरण होकर कहीं और बरसा और वो समुद्र में पानी पहुंच गया। आज समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है तो इन यूरोपियंस को एक दिक्कत हो रही है कि अब तुम मरने वाले हो। जब इन्हें यह दिक्कत हुई कि अब तुम मरने वाले हो तो इन्होंने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया कि भैया हम जो फैक्ट्रियां चला रहे हैं वो फैक्ट्रियां हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मनुष्यों की संख्या हो गई है, लोक संख्या हो गई है, उसको पालने के लिए चला रहे हैं। अब ये नहीं सोचा कि लोगों की ठेकेदारी तुम छोड़ दो, भाई तुम अपना उगाने लग जाओ, अपना खाने लग जाओ, जनता अपना उगाने खाने लग जाएगी। ये जो तुमने बाढ़ लगा रखी है पूरे प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार की, कानूनों की, इसको तुम हटा दो। तो प्राकृतिक विज्ञान के अनुसार कितने ही जीव बढ़ जाएं, जब तक मनुष्य के पास हथियार नहीं होंगे तब तक मनुष्य प्रकृति को खत्म नहीं कर सकता। कुल्हाड़ी के बिना पेड़ नहीं कटता, कुदाल के बिना पत्थर नहीं कटते और कस्सी के बिना धरती नहीं खोदी जा सकती। तो जैसे ही तुमने औजार बनाने बंद कर दिए तो उसके बाद प्रकृति लूटनी बंद हो जाएगी। लेकिन इन्होंने औजार बनाने बंद नहीं किए, इन्होंने आदमी को खत्म करने का प्लान किया। कभी स्पेन में इन लोगों ने मीटिंग की, कभी पुर्तगाल में मीटिंग की, कभी नासा में मीटिंग की, कभी जेनेवा में मीटिंग की। दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स हैं, नेट पर पड़े हैं, आप सब देख लीजिएगा कि वो मीटिंग करके इन्होंने एक ही डिसीजन निकाला कि लोक संख्या बढ़ रही है। और पिछले 20 साल से यही एक नाटक पूरी दुनिया में चल रहा है। जिसके खुद के परिवार के सदस्य इस कोरोना के नाटक में मर गए, जब उनसे बात होती है पूरी दुनिया की व्यवस्था की, तो वो बड़े बुद्धिमता के साथ कहते हैं, बोला देखिए टीवी में उसमें आ तो सही रहा है कि लोक संख्या बढ़ गई है। तो भैया जब लोक संख्या बढ़ गई है, ये लोक संख्या बढ़ने के कारण ही समस्या हो रही है, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो कि हमारा परिजन मर गया? क्योंकि लोक संख्या में, जनसंख्या में तुम्हारे परिवार का एक सदस्य भी तो था, तुम भी तो हो, तुम्हारे बच्चे भी तो हैं। तो जिन जिन को ये दिक्कत हो रही है कि लोक संख्या बढ़ रही है, तो पहले तुम अपने परिवार को खत्म करो। दूसरे को क्यों खत्म कर रहे हो? क्यों? क्योंकि जिसके परिवार का भी कोई मर रहा है उसको दिक्कत है। तो अगर आपको दिक्कत है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो फिर सबसे पहले आप निपटिए, क्योंकि आपको दिक्कत भी है तो आपकी दिक्कत भी खत्म हो जाएगी और जनसंख्या की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, हम तो सुरक्षित रहेंगे लेकिन उसको मारेंगे जो हमारा नहीं है। अब ये निर्णय करने का वक्त आ गया है कि कौन मरेगा और क्यों मरेगा। देखिए, यदि कार को हटाना है तो ये कार को नहीं हटाएंगे, कार वालों को हटाएंगे। कार फिर अपने आप हट जाएगी क्योंकि कार तो खड़ी रहेगी। अब अगर आज ये लोग कह देते हैं कि भैया कार खराब है, आप इसको छोड़ दो, तो फिर आप कार वाले जितने भी हैं वो इनके सर पे डंडा लेके चढ़ सकते हैं कि साला हमारा तो पैसा लगवा दिया कार में, कार बेच भी दी, हमने तो यहाँ लगन भी पूछ दिया, हमने तो ये उसके लिए पोर्च भी बनवा दिया, सारे रिश्तेदारों में एडवर्टाइजमेंट भी कर दी, फेसबुक पे पोस्ट भी डाल दी कि हमने कार ले ली, और अब तुम कह रहे हो कि कार नहीं ली जाएगी। इसलिए सारे कार वाले डंडा लेके इनके पीछे चढ़ जाएंगे, तो कार की दिक्कत इनकी दिक्कत बन जाएगी। तो अब इन्होंने क्या तरीका निकाला कि कार वालों को ही मार दो, साली कार तो फिर वहीं खड़ी रहेगी। इसलिए सारे कार वालों को अब वैक्सीन लगाने के मारने की तैयारी हो गई। दूसरी इनकी समस्या ये हो रही है कि जितने भी मांस खाने वाले लोग हैं, मांसाहारी है, मुर्गे बकरे अननेसेसरी उनको खिलाया जाता है, ज़बरदस्ती मुर्गे तैयार किए जाते हैं, मुर्गी फार्म खोले जाते हैं। अब वो मुर्गा सांस ले लेकर कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया भर की जनरेट कर रहा है और फिर उस मुर्गे को आदमी को खिलाया जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि मुर्गे पलवाने बंद नहीं किए, इन्होंने मुर्गे खाने वालों के नंबर लगा दिया। तो अब जितने भी मांसाहारी हैं वो मरेंगे। तीसरा नंबर आता है कि जितने भी शराब पीने वाले हैं, आपने देखा होगा शराब हमेशा अनाज को सड़ाकर बनती है, और जब अनाज सड़ता है तो उसमें से ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि मीथेन और भी कई खतरनाक गैसें बनती हैं, और उन गैसों का इस धरती के वायुमंडल में घनत्व बढ़ाने का बहुत बड़ा हाथ है। तो अब ये शराब बनाना बंद नहीं करेंगे, ये शराब पीने वालों को लपेटेंगे। आपने सुना होगा, मैंने तो देखा है, महाराष्ट्र में देखा था या एमपी में देखा था, ठेकों पर बोर्ड लगे हुए हैं कि शराब खरीदने के लिए वैक्सीन अनिवार्य है। ठेका चलाने के लिए वैक्सीन अनिवार्य नहीं है।
ठेके पर शराब बेचने के लिए वैक्सीन अनिवार्य नहीं है, सिर्फ पीने के लिए, शराब खरीदने पर वैक्सीन अनिवार्य है। तब कौन मरेगा? जो शराब पिएगा। सबसे ज्यादा गैस उत्सर्जन शहर में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड शहर में सबसे ज्यादा जनरेट होती है। क्यों होती है? क्योंकि भैया पेड़ काट दिए और जंगल खड़े कर दिए, पत्थर के जंगल खड़े कर दिए। अब आदमियों की संख्या के हिसाब से, घनत्व के हिसाब से यदि वहां पेड़ों की प्रकृति की, वनस्पति की संख्या देखे तो वो तो ना के बराबर है। तो वहां मनुष्य जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है उसका 5% भी साफ नहीं हो रही, वो बाकी की वातावरण में मिल रही है। तो अब ये उन मकानों को तुड़वाकर वहां पेड़ नहीं लगवाएंगे, उन सड़कों को तुड़वाकर पेड़ नहीं लगवाएंगे। क्यों? क्योंकि इतने कायर और मूर्ख लोग हैं कि ये डायरेक्टली तुम्हें समझाने से और डायरेक्टली तुमसे कुछ करवाने से डरते हैं। कैसे डरते हैं? कि यदि कल इन्होंने कह दिया कि भैया सड़क तोड़ के पेड़ लगाने पड़ेंगे, तो इन्हें इस बात का भी डर है कि ये जनता कल को तुमसे ये कहेगी तुमने ही तो पहले सड़क बनाई और तुम ही उस सड़क को तोड़वा रहे हो। इसलिए वो जो इन्होंने विकास के चक्कर में झूठ फैला दिया, अब ये अपने झूठ को स्वीकार भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे? शहर में रहने वाले को कभी रेडिएशन से मारो, कभी वैक्सीन लगाओ। हो रहा है। अब ये लगाएंगे किसको नहीं, क्योंकि ये सिस्टम को रीसेट कर रहे हैं, उसके बाद रीस्टार्ट करेंगे। तो जो मूल एप्लीकेशन है वो रहनी चाहिए। यहां हाथी नहीं बचेंगे, चींटियां बचेगी। आप समझिए इस बात को। जो अपनी रक्षा के लिए काटना जानता है वो बचेगा। लोगों को टेक्नोलॉजी से ही डराया जा रहा है और टेक्नोलॉजी से ही मारने का प्रयास चल रहा है। टेक्नोलॉजी से डराने के नए नए सिस्टम चालू हो गए हैं, ड्रोन छोड़ दिए हैं जी, सैटेलाइट छोड़ दिए हैं जी। भैया एक बात बताइए, जहां तक सैटेलाइट के बारे में हमने निष्कर्ष निकाला है, एक मोबाइल के टावर में 2.5 से 3 किलोवाट बिजली का मीटर लगा हुआ होता है। 3 फेस की उसमें ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। कहीं भी आप देखिएगा, हमने आज तक गांव में देखा, मेरे गांव में भी 2-3 टावर हैं, और भी जहां घूम घूम के देखा, तो जितने भी मोबाइल टावर हैं उनमें 3 फेस कनेक्शन है। अगर 2-2.5 किलोवाट का उसमें लोड होता है तो सिंगल फेस के कनेक्शन के ट्रांसफार्मर से चल जाती। लेकिन हो सकता है उसमें 5 किलोवाट भी लोड हो सकता है उसमें 7 किलोवाट भी लोड हो, क्योंकि इतनी हैवी मशीनें चलती है। जनरेटर उसमें बहुत बड़ा लगा हुआ है। अगर उसमें छोटा लोड होता तो उसमें सिंगल फेस का 10 HP का जनरेटर हो सकता था, लेकिन उसमें 3 फेस के जनरेटर लगे हुए हैं। अब 3 फेस का जनरेटर कम से कम 15 किलोवाट से कम नहीं होता। तो जनरेटर की कैपेसिटी के आधार पर देखें तो कम से कम 15 किलोवाट का लोड एक मोबाइल टावर लेता है। पूरे एक शहर में, गांव समेत पूरे एक जिले में यदि मोबाइल टावर और लोड की गिनती करें तो 100 मोबाइल टावर तो होंगे कम से कम। अब 100 मोबाइल टावर पर जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है, अभी तो 4G है, जब कंप्लीटली 5G जाएगा तो आज 15 किलोवाट का लोड है, कल 35 किलोवाट का लोड भी होगा। लेकिन अगर 15 किलोवाट के लोड से ही कैलकुलेशन करें तो जितनी भी सैटेलाइट छोड़ी गई है, अब 100 टावर अगर एक जिले में है जिनके डाटा ट्रांसफर करने के लिए सैटेलाइट छोड़ी गई, तो आपको 1500 किलोवाट का लोड एक सैटेलाइट पर चाहिए, जो पूरे जिले के 100 टावरों को डाटा के बराबर का डाटा ट्रांसफर कर सके। तो भैया 1500 किलोवाट यानी 1.5 लाख वाट। अब 1.5 लाख वाट का इलेक्ट्रिक लोड जनरेट करने के लिए सैटेलाइट पर कितने सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे? क्या उन सैटेलाइटों पर इतने हैं? हमने तो नहीं देखे। दूसरा नंबर आता है,
आपने देखा होगा रेडियो जो है वो 200-300 किलोमीटर दूर भी अगर रेडियो स्टेशन है तो वो वहाँ से भी फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है। अब ये टेक्नीशियनों की बात है, मूर्खों की समझ में नहीं आएगी, वो छोड़ के भी भग जाएंगे और किसी और के सामने आप वीडियो को शेयर करेंगे वो भी नहीं सुनेंगे। तो जो रेडियो टावर होते हैं जिससे सैटेलाइट फ़ोन भी आज के दिन में चलते हैं, तो वो सैटेलाइट फ़ोन है वो हज़ारों किलोमीटर दूर तक चल जाते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक चल जाते हैं। तो जो सैकड़ों किलोमीटर तक सैटेलाइट की वेव जा रही है वो कौन सी जा रही है? 1G रेडियो फ्रीक्वेंसी। जैसे ही 2G आती है तो 2G का टावर आपसे कितनी दूर है? 70-75 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक जो हमारा एक्सपीरियंस है 2G के टावर की कनेक्टिविटी हो सकती है। 3G जब से आया तो 3G के टावर पर आप देखिए तो 3G के टावर में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी होती है। 4G में उससे भी कम है और 5G की जो रेशियो है कनेक्टिविटी रेंज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर है। तो यदि 500 मीटर 5G की रेंज है टावर की तो हर 500 मीटर पर एक सैटेलाइट छोड़नी पड़ेगी। और अगर धरती से 500 मीटर ऊपर सैटेलाइट छोड़ दी तो वो केवल एक ही जगह 500 मीटर, क्योंकि सीधी गिरेगी वहीं 500 मीटर होगा, जैसे ही साइड में जाएगी तो दूरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये भौतिक शास्त्र का नियम है। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा कि मान लो 500 मीटर यहाँ है तो अगर यहाँ से सीधी जाएगी तो ये तो 500 मीटर हो गया, लेकिन अगर वो टेढ़ी चलेगी तो वो 700 मीटर भी होगा, तो वहाँ 5G की रेडिएशन नहीं पहुँचेगी, टावर की कनेक्टिविटी नहीं आएगी। तो क्या करना पड़ेगा? 500 मीटर की जगह 250 मीटर पे सैटेलाइट लगानी पड़ेगी। अब अगर 250 मीटर पे सैटेलाइट लगा दी तो भैया ये हवाई जहाज से टकरा के हो जाएगा। 250 मीटर अगर ऊपर सैटेलाइट हो गई तो वो दिखेगी, और दिखेगी तो समस्या को मिटाने के लिए किसी भी तरीके से 750 फीट ही तो होता है, तो 750 फीट तक तो कोई बड़ी सी पतंग बना के और उसमें मोटा सा रस्सा डाल के, जब पेच लड़ाने के लिए पतंग की दिशा छोटी की बदली जा सकती है तो बड़ी पतंग भी 1000, 2000, 5000 फीट के रस्सा एक मोटा लेके, बड़ा वो लेके, और उनको उतारा जा सकता है। तो क्या इन साइंटिस्टों को ये नहीं पता कि कल को जनता ये भी कर लेगी? तो क्या 250 फीट ऊपर सैटेलाइट छोड़ी जा सकती है? हर 500 मीटर के दूर, हर 500 मीटर के दूर क्या कोई सैटेलाइट छोड़ने का कार्यक्रम अगर बनाया जाए तो पूरी दुनिया में कितनी सैटेलाइट लगेगी? और अगर सैटेलाइट से ही डाटा ट्रांसफर करने का प्लान चल रहा है तो पूरे भारत में जहां तक हमने देखा है नीले और हरे रंग के पाइप जमीन में दबाए जा रहे हैं और उस पर एक कंपनी विशेष के पत्थर लगाए जा रहे हैं, RJIL उस पर खुदा हुआ है। नीले रंग के बोर्ड हैं, पीले रंग के बोर्ड हैं, पीले रंग के बोर्ड के ऊपर टोपी लाल है और तीसरा नंबर लाल रंग के बोर्ड है। पूरे भारत में कहीं भी आप जाइए, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या गांव तक जाने वाली सड़क के दोनों किनारों पर, दोनों तरफ की खाली जगह में, PWD के जगह में आपको इस तरह के पत्थर खड़े हुए मिल जाएंगे। उसके 5 फीट नीचे, मैक्सिमम 5 फीट नीचे एक OFC केबल जा रही है और वही OFC केबल सारे टावरों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है। जब सैटेलाइट से सब कुछ डाटा दिए जा सकते हैं, ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, तो भैया फिर ये केबल क्यों बिछाई जा रही है? लेकिन हमें विज्ञान पर विश्वास नहीं है, नासा पर विश्वास है। इसलिए इस देश में वैज्ञानिक कितने हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन बाबा कितने हैं, नेता कितने हैं ये बहुत जानते हैं। यहाँ वैज्ञानिकों के फॉलोवर कोई भी नहीं है। ये बात अलग है कि विज्ञान के बनाए हुए उपकरणों से यहाँ सबको लगावे, लेकिन यहाँ राजनेताओं और बाबाओं के फॉलोवर बहुत है, क्योंकि विज्ञान को समझने के लिए बुद्धि चाहिए और इन सारे के सारे नकलियों की बात समझने के लिए केवल रट्टू तोता बनना है। तो यहाँ रट्टू तोते ज़्यादा हैं, लॉजिकल लोग कम हैं।
तो जो चीज केबल के जरिए बिछाई जा रही है उसके बारे में नासा ये षड्यंत्र, ये झूठ क्यों कह रहा है? ताकि आप समस्या के मूल की तरफ जाए ना। आप सिर्फ एक अनजाने भय से डरे रहें कि सैटेलाइट के जरिए आपको वॉच किया जाएगा, सैटेलाइट के जरिए आपको ढूंढ लिया जाएगा, सैटेलाइट के जरिए आपको मार दिया जाएगा। सच बात यह है, आपको तब मारा जाएगा जब आप अपने घर में हैं, जिसे आप अपना घर कह रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से मरेंगे, 5G के रेडिएशन से मरेंगे, तो आप वहां मरेंगे जहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं। आप उस घर में रेडिएशन से मरेंगे जिस घर में आपने एशियन पेंट लगा रखे हैं, जहां आपने टाइलें लगा रखी है, क्योंकि वहां वो रिफ्लेक्शन भी होगी। लेकिन अगर आप कहीं कच्चा घर बना के जंगल में रहते हैं, पेड़ों के बीच, प्रकृति के बीच, गाय के साथ रहते हैं, तो यदि उस घर को गोबर से 2-2 इंच की लेयर उस पर अंदर बाहर चढ़ा दी तो कम से कम आपका घर रेडिएशन फ्री होगा। 5G का छोड़िए, 10G का रेडिएशन भी आपको कुछ नहीं कर सकता। अगला नंबर आता है, लोग डरा रहे हैं। हमने एक स्वदेशी व्यवस्था की बात की, उसके लिए कार्यक्रम हमने चालू कर दिया है। 2 जगह प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, खेती चालू हो गई है, बिजाई शुरू हो गई है। तो लोग कहते हैं बोला जी ये ऑफ ग्रिड है। भैया ये सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि ऑफ ग्रिड क्या होता है और ऑन ग्रिड क्या होता है। मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। भारत के इतिहास में पढ़ाया गया कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, यानी वास्को डिगामा से आने से पहले हम भारत नहीं थे, हमें नहीं पता था कि हम भारत में हैं। हमें तो वास्को डिगामा आने के बाद पता चला कि हम भारत में हैं। यानी हमारी खोज वास्को डिगामा ने की, ये हम कह रहे हैं। उसके आने से पहले हम नहीं थे, हमें खोजा ही उसने। ये बात इंग्लैंड वालों के लिए तो ठीक थी कि उनको किसी ने बताया कि भारत नाम का एक देश है जिसे वास्को डिगामा ने खोजा। तो उनके इतिहास की पुस्तकों में तो ये ठीक है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, भारत नाम का एक देश खोजा। लेकिन भारत में रहने वालों के लिए तो सच ये था कि वास्को डिगामा नाम का एक आदमी भारत आया। तो जिस तरह से यहां ये बात हुई कि वास्को डिगामा भारत आया की जगह वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, उसी तरह यहां ये लिखा गया कि जो व्यक्ति सरकार से बाहर जाएगा वो ऑफ ग्रिड है। जो आदमी व्यवस्था से बाहर जाएगा वो ऑफ ग्रिड है। मतलब ये व्यवस्था सर्वोपरि है, ये व्यवस्था ही सर्वश्रेष्ठ है। ताकि इस व्यवस्था को आप सबसे पहले आधार पर रखें, इस व्यवस्था के आधार पर आप तय करें कि आप कहां स्टैंड करते हैं, और ये व्यवस्था आपको मारे चाहे छोड़े। लेकिन जब हम अपनी भाषा में कहते हैं कि हम स्वावलंबी और स्वदेशी व्यवस्था बनाएंगे, तो हमारी व्यवस्था के अनुसार ये जो कानूनी और सरकारी व्यवस्था चल रही है, इसकी कोई जगह ही नहीं है। हम अपना उगाएंगे, अपना खाएंगे, और यदि कोई लूटने आएगा तो उसे मारेंगे। उत्पादन हमारा अपना होगा, रक्षण हमारा अपना होगा। तो हम दूसरी व्यवस्था को मानते ही नहीं। और जिस दिन ये प्रोग्राम चालू होकर पूरी दुनिया में पहुंच गया तो पूरी दुनिया पर सत्ताओं का काम ही नहीं रहेगा, कंपनियों का काम ही नहीं रहेगा। ना प्रदूषण होगा, ना प्रकृति लुटेगी, ना गाय कटेगी, ना आदमी कटेगा। वरना जब तक ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चलता रहा, जब तक ये मुद्रा की व्यवस्था चलती रही, तब तक मुद्रा के चक्कर में आप ही के परिवार के लोग आपको काटेंगे, पद के चक्कर में आप ही के परिवार के लोग आपको काटेंगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मीर कासिम या मीर जाफर बनना है या मीर जाफर के हाथ से मरना है। क्योंकि सारे जितने भी सरकारी जिनको आप कह रहे हैं, चाहे वो सरकारी सिस्टम के सीखे हुए व्यापारी हों, चाहे उस सरकारी सिस्टम के पढ़े लिखे विद्यार्थी हों, चाहे उस सरकारी सिस्टम में काम करने वाले लोग हों, चाहे पैसे के दम पर बाजार को खरीदने वाली आपकी पत्नियां हों, आपके बच्चे हों, आपके पड़ोसी हों, ये सब सरकारी हैं। ये मौका मिलते ही किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। खुद भी मरेंगे, दूसरे को मरवाएंगे। यहां आपके साथ कोई भी नहीं है, आपके विरोध में सारे हैं। इसलिए हम ऑफ ग्रिड
नहीं बनाएंगे, हम अपनी खुद की व्यवस्था बनाएंगे। भैया जिसको संविधान अच्छा लग रहा हो, जिसे संविधान में मजे आ रहे हो, वो संविधान में मजे ले। जिसको राजनीतिक पार्टियां अच्छी लग रही हो, वो राजनीतिक पार्टियों की चाटुकारिता करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने केवल यह डिसीजन लिया है कि हमने नालायकों को पालना बंद कर दिया है, हमने पागल कुत्तों को रोटी देना बंद कर दिया, और उसके बाद भी वो अगर हम पर भौंकेगा तो भैया डंडे से सर फोड़ेंगे, दांत तोड़ देंगे, गर्दन काट देंगे। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले डंडा चलाना सीखना पड़ेगा, कुंग-फू कराटे सीखनी पड़ेगी, शरीर में इतना सामर्थ्य लाना पड़ेगा कि हमारा आत्मविश्वास भी इतना मजबूत हो जाए कि हम जीत सकते हैं। जब तक व्यक्ति को यह आत्मविश्वास नहीं होता कि वो जीत सकता है, तब तक वो लड़ ही नहीं सकता। इसलिए यहां सबको केवल एक ही बात से डराया जा रहा है कि तुम तो हारोगे, तुम तो मरोगे। जब कोई भारत की सरकार से जीतने की प्लान बताता है तो कहते हैं तुम्हें अमेरिका मारेगा। जब कोई अमेरिका से जीतने की बात करता है तो वो कहते हैं कि तुम्हें पूरी दुनिया मारेगी। अरे भाई, दुनिया में सारे मेरे आपकी तरह शांति से जीने वाले लोग हैं। जिस फौजी को, जिस पुलिस वाले को आप ये कह रहे हैं कि वो आपको बंदूक से मारेगा, गोली से मारेगा, आप एक काम करिए, उसके और उसके परिवार के भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। दुनिया का कोई भी आदमी फौज में जाके ना किसी को मारना चाहता है और ना ही किसी की गोली से मरना चाहता है। कोई पुलिस में भर्ती होकर कुत्ता नहीं खिलाना चाहता, पर आप उसके जीवन की व्यवस्था करिए तो सही। आप उसके भोजन की, उसकी वस्त्रों की, उसकी चिकित्सा की, उसके रहने की, उसके लिए शुद्ध पानी की, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की आप व्यवस्था तो करिए। बोला वो मुझे नहीं आती, तो फिर डरा क्यों रहे? क्योंकि आप खुद डर रहे हैं। क्षमताहीन मनुष्य सिर्फ एक ही काम कर सकता है कि वो डर सकता है। इसलिए यहां मैं नहीं कहता कि आप मुझ पर विश्वास करें, कतई मत करें, लेकिन जिस पर भी आप विश्वास करें, जिसकी भी आप बात सुने, जो भी आपको इस वैक्सीन और इस ड्रामे से बचने की सलाह दे रहा है, उससे आप सबसे पहले एक काम कहिए कि भैया आगे आप चले, हम आपके साथ चलते हैं। जो भी वो कहता है बोला आप करें, हम करते हैं। यदि वो आपके आगे चलता है तो ठीक है, नहीं तो समझ लीजिए वो चलना नहीं, केवल चलाना चाहता है, कायर आदमी है। जो व्यक्ति ये कहता हो कि सरकार मुकदमा कर देगी, जो व्यक्ति ये कहता हो कि सरकार राजद्रोह का केस करके आपको जेल में डाल देगी, जो व्यक्ति ये कहता हो कि देशद्रोह के मामले में आपको मिलिटेंट घोषित करके आपको गोली मार देगी, तो आप समझ लीजिए वो कायर आदमी है, वो कुछ नहीं करेगा और वो आपको भी कुछ नहीं करने देगा। क्योंकि वही दो मानसिकताएं आज भी चल रही है जो कभी महाभारत में चली थी कि दुश्मन को हराने के लिए उसे कायर बनाना जरूरी है, उसे मानसिक रूप से कमजोर करना जरूरी है और उसे निहत्था करना जरूरी है। इसलिए वहां वही कानून जो 1857 से लेकर 1942 तक बने थे, आज हमें पल पल मार रहे हैं। आज भी वही लोग आ रहे हैं, एक नहीं 1000 जगह ग्रुप चल रहे हैं, सारे ग्रुपों में केवल एक ही बात हो रही है। कोई कह रहा है सरकार को चिट्ठी लिखिए, कोई कह रहा है सरकार को आरटीआई लगाइए, कोई कह रहा है सरकार की आरटीआई का जवाब अपने उन अधिकारियों को दीजिए जिनके यहां आप नौकरी करते हैं। यानी आप नौकर बने रहिए, आप सरकार को मान के सरकार के संविधान के गुलाम भी बने रहिए, आप व्यापार नाम की लूट में हिस्सेदार भी बने रहिए, आप इस मार्केट नाम की लूट को चलने भी दीजिए, आप मिलावटखोरी के चलते अपने जीवन को भी खतरे में डालते रहिए, आप चिकित्सा के नाम पर जहर भी लेते रहिए, किंतु इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े मत होइए, इस व्यवस्था को यहीं स्थापित रखिए, किंतु अपनी लड़ाई लड़ते रहिए। तो भैया फिर लड़ाई क्या है? इसलिए हमने इसका उल्टा सोचना चालू किया। सबसे पहले आप गुलामी से निकलिए। भैया नौकर किस लिए रहना, मालिक बनिए। माना कि आप जब तक ये संविधान है तब तक आप जमीन के मालिक नहीं बन सकते, किंतु उत्पादन के मालिक तो आप बन सकते हैं। आप उत्पादन अपने लिए करिए सबसे पहले, उसके बाद आप बाजार में बैठे हुए व्यापारियों को, इन लुटेरी कंपनियों को शराब बनाने के लिए वो अनाज मत बेचिए, खाने लायक भोजन पैदा करिए और केवल उसको देंगे जो खाने के लिए लेगा। रक्षा के नाम पर
आज हमने पुलिस पर विश्वास कर लिया। एक तरफ भगत सिंह की फोटो हम जेब में लिए घूमते हैं, चौक पर लगा देते हैं, भगत सिंह को तो मानते हैं किंतु भगत सिंह की नहीं मानते। जबकि भगत सिंह की अंतिम किताब में ये जब पत्रकारों ने पूछा था तो उसने कहा था कि भारत में सबसे पहले इंडियन पुलिस एक्ट को कैंसिल करवाइए, इसे हटाइए, क्योंकि जब तक ये पुलिस एक्ट रहेगा, जब तक पुलिस नाम की इस मशीनरी के पास सारे अधिकार रहेंगे, तब तक इस देश की जनता आजादी के लिए खड़ी भी नहीं हो सकती, लड़ने की तो बहुत दूर की बात। आज आजादी के 70-71 साल बाद भगत सिंह को मरे हुए लगभग 100 साल हो गए होंगे, कुछ कम बत्ती होंगे, वो आप गिनती कर लीजिएगा। उनके मरने के लगभग 100 साल बाद भी वही पुलिस डंडा लेके घूम रही है, और वही पुलिस तुम्हारे मुंह पे मास्क लगा रही है, वही पुलिस उन डॉक्टरों की प्रोटेक्शन कर रही है जो आपको मास्क लगा रहे हैं, वही पुलिस उन अधिकारियों की प्रोटेक्शन कर रही है जो मास्क लगाने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए नोटिफाई कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, कानून लागू कर रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना हुआ कि हमने भगत सिंह को तो मान लिया लेकिन भगत सिंह की नहीं मानी, क्योंकि आज भी उसी पुलिस से डर रहे हैं, कल भी उसी पुलिस से डर रहे थे। इसलिए कल भगत सिंह के साथ 20 आदमी थे, और आज भी अगर आपने भगत सिंह बनने की कोशिश की तो आपके साथ 20 ही आदमी होंगे। यदि आप ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सीधा आज ही बंदूक उठा लें, सरकार के साथ पिल पड़े, तो सरकार तो प्रतीक्षा कर रही है, किंतु पहले सरकार को पालना तो बंद करिए। एक तरफ आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, या तो आप सीधा तोप उठाकर सरकार के साथ लड़ेंगे, या फिर आप किसी को थप्पड़ भी नहीं मारेंगे। युद्ध हमेशा यदि जीतने के लिए किया जाए तो वो युद्ध है, और यदि केवल लड़ने के लिए किया जाए तो वो झगड़ा है, फसाद है। यदि फसाद करे तो मरोगे, यदि युद्ध किया तो जीतेंगे। क्यों? क्योंकि राम और लक्ष्मण जब घर से निकले थे तो रावण को मारने के लक्ष्य से निकले थे, झुंड लेके नहीं निकले। इसलिए जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि हमारे ग्रुप में इतने लाख आदमी हो गए हैं, इतने करोड़ आदमी हमें दिल्ली के लिए चाहिए, समझ लीजिए कि इन झुंड बनाने वाले झंडुओं से कुछ नहीं होना। अपनी भी झंड करवाएंगे और तुम्हारी भी झंड करवाएंगे। फैसला आपको करना है। और भैया हम तो सीधा एक बात कह रहे हैं, हम आपके भोजन की गारंटी देते हैं। क्या गारंटी देते हैं? आपको बीज देसी मिल जाएंगे, इसलिए जीएमओ का रंडी रोना की कोई जरूरत नहीं है, हाइब्रिड के रंडी रोने की कोई जरूरत नहीं है। आपको देसी गाय चराने के लिए मिल जाएगी, आपको थैली के दूध का रोना रोने की जरूरत नहीं है, आपको फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के रोने की जरूरत नहीं है। बनाइए और उगाइए। आपको बैल मिलेंगे, आपको बैल के चलाने का प्रशिक्षण मिलेगा, इसलिए ट्रैक्टर के जरिए जो फर्द पे लोन खड़ा हुआ है उस बैंक को गाली देने की या वो रोना रोने की जरूरत नहीं है। उस गाय का गोमूत्र और उसकी पंचगव्य चिकित्सा मिलेगी, इसलिए बीमारियों का रोना रोने की जरूरत नहीं है। और जब खुद लठ लेके खड़े होंगे तो किसी पुलिस और किसी कानून की हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाए। इसलिए हम केवल एक श्योरिटी देते हैं कि प्राकृतिक वातावरण में मास्क आपके मुंह पर लगाने की जबरदस्ती करने के लिए आने वाले को कई बार सोचना पड़ेगा। क्या आपके घर आने से पहले वो लोग सोच रहे हैं? अगर आपसे थोड़ा सा भी डर रहे हो, यदि आपसे थोड़ा सा भी उन्हें, जरा सा भी उन्हें भय हो, या वो सोच रहे हो कि कुछ हो सकता है, तो आप अपने घर रहिए। नहीं तो वक्त पड़ने पर शिवाजी महाराज ने तो महल छोड़ दिया था, महाराणा प्रताप ने महल छोड़ दिया था, लूटने वालों ने भी अपने घर छोड़े थे जो इंग्लैंड से यहां तक पहुंचे। वो फौजी जो आपको गोली मार रहा है, वो पुलिस वाला जो आपको डंडे मार रहा है, वो भी अपना घर छोड़ के चल रहा है। जब वो मारने वाले घर छोड़ के चल रहे हैं तो क्या बचने के लिए आप अपने उस घर को कुछ दिन के लिए नहीं छोड़ सकते जिसमें आप सुरक्षित नहीं है? या यूं कहिए कि प्रकृति की गोद में आनंद के साथ आप घर बसाना नहीं चाहते हैं? यदि आज आपको किसी प्राकृतिक पहाड़ी में झरने के नज़दीक, जहाँ दुनिया भर के फल फूल के पेड़ हों और लगाए जा सकते हों, जहाँ सर्दियों में ना सर्दी रहती हो या गर्मियों में ना गर्मी रहती हो, अगर उस वातावरण में, उस हरियाली में गाय चराने का, गाय का दूध निकालने का और खेत से 100% पवित्र पौष्टिक अन्न मिलने की संभावना हो, तो आप इस शहर रूपी दलदल में फंस के मरेंगे, इन बीमारियों से मरेंगे, या फिर आप उस प्राकृतिक वातावरण में प्रकृति का आनंद लेंगे? बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया, बहुत से, बल्कि लोग नहीं कह सकता मैं उन्हें, बहुत से मूर्खों ने सवाल किया
कि आप तो हमें वापस आदि मानव बना के गुफाओं में रखने की बात कर रहे हैं। भैया, आप जिस फ्लैट में रहते हैं, यदि बिजली 10 दिन नहीं आए तो आपके घर के मॉस्किटो, मच्छर और कॉकरोच आपको उठा ले जाएंगे। उसमें रोशनी केवल ट्यूबलाइट की है, सूरज की नहीं है। तो उस फ्लैट को आप क्या कहेंगे, गुफा या कुछ और? अरे कच्चे मकान बना के रहने वाला तुमसे मूर्ख नहीं है, तुमसे बहुत बुद्धिमान है। जानते क्यों? क्योंकि उसने वो मकान अपने अनुसार अपने लिए बनाए हैं, स्वयं बनाए हैं, उसकी खुद की कारीगरी है। वो सर्दियों में गर्म है, गर्मियों में ठंडा है, और वो लाखों साल से बनते आ रहे हैं और करोड़ों साल तक बनते रहेंगे। लेकिन तुम जिस मकान में रह रहे हो, जिसे तुम अपना कह रहे हो, वो सर्दी आते ही ठिरता है, गर्मी आते ही तपता है। और मात्र 50 साल के इन मकान बनाने का परिणाम ये हो गया कि ये मकान बनाने की पद्धति जिसने तुमको दी, नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत जिन सरकारों ने तुम्हें बाध्य किया ये मकान बनाने के लिए, अब वो ही कह रहे हैं कि तुम्हारी जरूरत नहीं है मकानों की, तो बहुत दूर की बात है। तो तुम अब गुफा में रह रहे हो या पहले गुफा में रहते थे? कितने मूर्ख हो गए हैं कि अपने उन पूर्वजों को, जो गांव की प्राकृतिक व्यवस्था में रहते थे, खुद उत्पादन करते थे, स्वस्थ रहते थे, लंबी जिंदगी जीते थे, एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग के साथ जीते थे, हर सुख दुख में एक दूसरे के सहयोगी थे, भागीदार थे, जहां सबके बच्चों को सब पालते थे, गलती पर सब डांटते थे, उन पूर्वजों को कह रहे हैं कि वो तो मूर्ख थे, आदि मानव थे। भाई तुम कौन से महामानव हो? तुम कौन से महामानव हो? जब तुम बीमार पड़ गए तो सरकार ने कह दिया कि सोशल डिस्टेंस बनाकर रखो। तुम्हारी हालत कुत्ते जैसी हो गई है। तुम्हारे बच्चे तुम्हें पानी का एक गिलास नहीं दे रहे, अंदर पड़े, बाहर पड़े पड़े चिल्ला रहे हो पानी चाहिए, ना तो पड़ोसी दे रहा है ना घर के दे रहे हैं। जानते क्यों? क्योंकि आप सड़ गए हो कोरोना से। आपकी हालत इतनी खराब हो गई है कि आप चलती फिरती बीमारियों की दुकान हो। ये सरकार ने आपको और आपके बच्चों को समझा दिया है। कौन सी सुरक्षा तंत्र में रह रहे हो भाई? कौन से सुरक्षा तंत्र में? और अगर इसी को तुम अपना कह रहे हो तो फिर हमें यह बता दीजिए कि शत्रुता कहां मिलेगी। लेकिन आप इस लायक ही नहीं हो, क्योंकि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। इसलिए एक ग्रुप है इंडिया अगेंस्ट स्लेवरी, हो सके तो इस वीडियो को वहां जरूर पहुंचाएं, क्योंकि मुझे उसमें से ब्लॉक कर दिया गया है और मेरी इच्छा है कि कम से कम उस ग्रुप के लोग इसे जरूर सुने। तो जो लोग भी उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कृपया इस वीडियो को एक बार वहां पहुंचाए जरूर। 4 जगह कार्यक्रम बन चुका है आप सबके घरों का। अपने लिए मुझे ज़रूरत थी तो मैंने स्टार्टिंग की, और मेरे जैसे जितने भी लोग जो प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं, जो पिछले 10-15 साल से स्वदेशी और वैदिक के आधार पर इस धरती को स्थापित करना चाहते थे, जो इस भारत को भारत की परंपराओं के आधार पर खड़ा करना चाहते थे, उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि अब भारत को भारत की परंपराओं के आधार पर खड़ा करने का वक्त आ गया है। लोग भी आपके साथ आएंगे, क्योंकि अब लोगों की ज़रूरत पड़ गई। समस्याएं घर में इतनी भारी हो गई कि जिसे हम अपना कह रहे थे, वास्तव में आज पता चला कि वो तो भारत को अमेरिका बनाने का खेल था। तो अब जो जो लोग इस देश को अमेरिका और अपने घर को गुफा बनाना चाहते हैं, वो आदि मानव, जिनकी औरतें, जिनके बच्चे और जो खुद फटे हुए कपड़े पहनकर अपने आप को बुद्धिमान दिखा रहे हैं, तो एक बार उन तक ये बात और पहुंचनी चाहिए कि आज नहीं तो कल ये कपड़े फटेंगे भी और तुम्हें नंगा भी होना है, और तुम्हारी मौत तुम्हारे सिर पे खड़ी है, क्योंकि तुम्हारे बस का करना कुछ नहीं है। सिर्फ तुम सवाल पूछ सकते हो, जवाब तुम्हारे पास नहीं है, और तुम्हें केवल वो पसंद आएगा जो तुम्हारी लूट और झूठ के अनुसार होगा। क्योंकि पिछवाड़े में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, हमारे यहां दम है। जब यहां दम था तो हमने सबसे पहले जिस रुपये के पीछे तुम कुत्ते की तरह भाग रहे हो, हमने उस रुपये के पीछे भागना छोड़ा।
उसके बाद हमने व्यवस्था बनाना शुरू किया। हमने पहले कुछ किया, कुछ कर रहे हैं ताकि जिनको जरूरत हो वो आइए, जिनको जरूरत हो वो आइए। भोजन का प्रबंध हम करते हैं, आपको मौका देते हैं शुद्ध भोजन का, पवित्र भोजन का, पौष्टिक भोजन का, जो इस शहर में रहकर तुम्हारे लिए सपना मात्र है। केवल तुम जहर खा सकते हो और कुत्ते की तरह जी सकते हो। इसलिए हम आपको कुत्ते की जगह इंसान बनाना चाहते हैं। हम उस वैदिक व्यवस्था में फिर से दोबारा लाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम इतने भाग्यविहीन हो कि तुम्हारे जो ज्ञान के अनुसार आज का तुम्हारा कर्म है, वो कर्म और वो ज्ञान तुम्हें अलाउ ही नहीं करता। क्योंकि गधे को चाहे कितना ही नहला लो, कितना ही उसे कितनी खुशबूदार सेंट लगा लो, उसने लौटना जाके कहाँ है? कोई जवाब देगा क्या? कि गधे को चाहे आप कितना ही नहला लो, कोई सा भी उसे इत्र लगा लो, घी लगा लो, तेल चुपड़ लो, चाहे तुम कैसा भी कुछ भी कर लो, कितना ही स्वादिष्ट भोजन उसे दे दो, कितनी हरी घास दे दो, लेकिन वो जाएगा कहाँ? कूड़े के ढेर में। क्योंकि उसे ये सब कुछ रास नहीं आता। इसलिए गधों से मुझे कोई इच्छा नहीं है और उनकी मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं है। मुझे वो चाहिए जो मनुष्य बन सकते हो, जो दूसरे के लिए जी सकते हो, जो दूसरे की सुरक्षा कर सकते हो, जो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझ सकते हो, जो दूसरे की मां को अपनी मां समझ सकते हो, जो सिर्फ देने में, त्याग करने में विश्वास रखते हो, जो सहयोग करने में विश्वास रखते हो। हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है जिसके लिए अपनी बेटी है और दूसरे की बेटी एक शरीर मात्र है, जिनके लिए अपने घर की चार दीवारी संसार है और बाकी संसार में उनके अनुसार कोई घर ही नहीं है। हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो सिर्फ दूसरे को अपने लिए प्रयोग करना जानते हैं लेकिन स्वयं दूसरे के घर में सहयोग करना नहीं जानते। हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है जिन्होंने इस कोरोना के नाम से सोशल डिस्टेंस बना लिया, अर्थात जो समाज से दूर हो गए। तो समाज से दूर रहने वालों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम समाज को फिर से दोबारा स्थापित करना चाहते हैं और करेंगे। क्या? चाहे सरकार सुनती हो, चाहे रॉकफेलर रोथस्चाइल्ड सुनता हो, चाहे बिल गेट सुनता हो, चाहे ब्रिटेन की महारानी तक ये वीडियो पहुंचा दो, व्यवस्था स्थापित करेंगे। तुम्हारे दिन पूरे हो चुके।